गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं भारत में संघीय व्यवस्था। अभी तक हमने पिछली कक्षा के अंदर संघीय व्यवस्था किसे कहते हैं, किस प्रकार की सरकार जो इसमें अस्तित्व में आती है, इसके कितने स्तर होते हैं, संघात्मक व्यवस्था के बारे में जाना और किस प्रकार के प्रावधान किन किन देशों के अंदर संघात्मक शासन प्रणाली है और किन देशों के अंदर एकात्मक शासन प्रणाली है। इसके अलावा हमने संघवाद की विशेषताओं के बारे में जानना था। अब आइए हम भारतीय संघवाद को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो हमने पहले ही देखा था कि बेल्जियम और श्रीलंका दो हमारे जो देश थे, बेल्जियम और श्रीलंका, हमने हमारा जो पहला पार्ट था उसके अंदर जो इन दोनों देशों की समस्याओं के बारे में देखा और ये भारत से बहुत छोटे थे। तो इन छोटे देशों के अंदर जो विविधता थी उसको संभालने में अगर इतनी मुश्किलें आ रही थी, तो आप एक बार ये सोचिए, भारत जैसे विशाल देश में जहां विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, क्षेत्रीय विविधता, विभिन्न भाषाओं के लोग यहां पर रहते हैं, विभिन्न संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं, तो भारत के अंदर जो सत्ता होगी उसको कैसे संभाला जाएगा। तो ये एक बहुत चिंता का विषय था। और सबसे बड़ी जो दुखद हमारे पास घटना थी 1947 के अंदर भारत का क्या हो गया था, विभाजन हुआ। भारत दो टुकड़ों में बट गया था। किसके कारण बट गया था? धर्म के कारण। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए भारत बना और मुस्लिम धर्म के को मानने वाले लोगों के लिए क्या बना था? पाकिस्तान बना। तो उसके बाद में आजादी के बाद जो है भारत के अंदर बहुत से रजवाड़े जो है स्वतंत्र थे, उनको बड़ी मुश्किल से भारत के अंदर विलय किया गया। तो भारतीय संविधान को राज्यों का संघ घोषित किया गया। इसमें संघ शब्द आया नहीं था, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। तो आइए हमने ऊपर जो संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था उन्हें फिर से देख लेते हैं। तो उनको अगर देखेंगे तो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट क्या आ रहा था? विभिन्न सत्रों की सरकार होती है। तो भारत के अंदर अगर शासन व्यवस्था के 2 स्तर देखोगे तो कौन कौन सी सरकार है? संघ सरकार, संघ सरकार जिसको क्या बोला जाता है? केंद्र सरकार। क्या बोला जाता है? केंद्र सरकार। और दूसरी हमारे पास क्या होती है? राज्य सरकार। कौन सी होती है हमारी? राज्य सरकार, जिसको प्रांतीय सरकार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रांतीय सरकार भी जो है बोला जाता है। तो अब बात यह आ जाती है कि जो प्रांतीय सरकार होती है, इसके अलावा हमारे पास हमने 1992 के अंदर एक नया संशोधन जो है पारित किया और एक नया सत्र के आधार पर हमने एक और सत्र जोड़ा था, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्थानीय सत्र, जिसके अंदर पंचायती और नगर पालिकाओं को जो है संघीय शासन का एक तीसरा स्तर बनाया गया। तो हम यहां पर भारत के अंदर कितने सत्रों के बारे में जानेंगे? 3 सत्रों के बारे में। भारत के अंदर कितने स्तर हैं सरकार के? संघीय सरकार के तीनों सत्रों के बारे में जानेंगे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अब बात आ जाती है कि हमारे यहाँ पर जो संघीय व्यवस्था है उसके अंदर जो 3 सरकार की जो शासन व्यवस्थाएं बनाई गई है, उनके जो अधिकार क्षेत्र हैं वो अलग अलग हैं और संविधान के अंदर स्पष्ट रूप से उनके अधिकार क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो अधिकार है उनको किस में बांटा गया है? सूचियों में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? सूचियों में। और ये हमारे पास 3 है। पहली सूची तो कौन सी है? संघीय सूची। पहली सूची तो कौन सी है? संघीय सूची। और संघीय जो सूची होती है उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? केंद्र सरकार को, संघ सरकार को होता है, जिसके अंदर राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं, जैसे प्रतिरक्षा है। कई बार ये पूछा जाता है कौन कौन से मामले हैं? संचार है, विदेशी है, मुद्रा है। यानी कि ये जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं वो सारे के सारे किसमें है? संघ सूची में। और संघ सूची के अंदर जो विषयों की संख्या है वो कितनी है? 97 है, 97। अब तो बढ़कर के उनकी संख्या 99 हो गई है। कई बार क्या होता है, बहुत से ऐसे विषय होते हैं जो बाद में राष्ट्रीय महत्व के बन जाते हैं, उनको इन सूचियों में क्या कर लिया जाता है? शामिल कर लिया जाता है। तो इन सूचियों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल किसको है? केंद्र सरकार को। दूसरा हमारे पास आ जाती है राज्य सूची, और इसके अंतर्गत जो है 66 विषय आते हैं। कितने विषय आते हैं? 66। तो जो राष्ट्रीय महत्व की बजाय क्षेत्रीय महत्व के जो विषय हैं, कौन से महत्व के विषय हैं? क्षेत्रीय महत्व के जो विषय हैं, जिन क्षेत्रों के अंदर जो है व्यवस्था को बनाए रखना जरूरी होता है। तो जैसे पुलिस है, अब राज्य सरकार के पास अपनी पुलिस होगी तो शासन व्यवस्था बना लेगी, अपने व्यापार की व्यवस्था कर लेगी, अपनी कृषि की व्यवस्था कर लेगी, सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए। तो ये राज्य सूची के विषय हैं और इनके ऊपर अधिकार बनाना जो कानून का है वो किसको है? केवल राज्य सरकार को है। लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर किसी वजह से केंद्र सरकार को ये लगे इसमें से कोई वह विषय जो है राष्ट्रीय महत्व का है, तो संघ सूची भी जो है उसके ऊपर सरकार जो है, संघ सरकार है, वो कानून बना सकती है। उसके बाद में हमारे पास तीसरी जो महत्वपूर्ण आ जाती है वो आ जाती है समवर्ती सूची, और इसके अंदर विषयों की संख्या जो है वो 47 है।
इसके ऊपर अधिकार जो है राज्य सरकार को व केंद्र सरकार दोनों को है। ये कुछ विषय हैं जिनके ऊपर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। जैसे कि शिक्षा आप हासिल करते हैं, वन की जो व्यवस्था है, मजदूरी की जो व्यवस्था है, विवाह की जो व्यवस्था है, गोद लेने की जो प्रणाली है, उत्तराधिकार के जो नियम है, वो सारे के सारे किसमें है? संवर्ती में है। और इनके ऊपर दोनों सरकारों को जो है अधिकार है क्या बनाने का? कानून बनाने का। लेकिन अगर यहां भी अगर विवाद पैदा हो जाता है तो किसका कानून लागू होगा? केंद्र सरकार का। और उसके बाद में नंबर 4 आ जाती है हमारे पास अवशिष्ट सूची। ये वो सूची होती है जो विषय तीनों सूचियों में नहीं है। कौन सी सूचियों में नहीं? तीनों में। संघ में नहीं है, राज्य में नहीं है और संवर्ती में नहीं है। जो तीनों के अंदर नहीं है उनको हमने कहां जोड़ा? अलग जोड़ा। और उसके ऊपर अधिकार किसको होता है? केंद्र सरकार को। यानी कि यहां हमने ये समझने का प्रयत्न किया है जो भारतीय जो संघीय व्यवस्था होती है उसके अंदर जो 3 स्तर है, उन तीनों स्तरों के अंदर शक्तियों का आवंटन किया गया है। उसके लिए हमने सूचियां बना दी है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। और उसके अंदर सारे जो महत्वपूर्ण विषय है उनके ऊपर अलग अलग जो है कानून बनाने का अधिकार जो है वो अलग अलग सरकारों को, संघ सूची के ऊपर केंद्र सरकार को बता दिया हमने, राज्य सूची के ऊपर हमने राज्य सरकार का, संवर्ती के ऊपर केंद्र और राज्य सरकार का, दोनों का। तो ऊपर अगर हम इन सारे सवालों के ऊपर अगर बात करते हैं तो कुछ विषय कई बार ऐसे आ जाते हैं कि जैसे नए हैं, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का विषय है। किसका विषय है? सॉफ्टवेयर का। ये उस टाइम नहीं था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उस टाइम नहीं था, तो ये एक नया विषय आ गया हमारे पास। तो इसको हमने किस में डाल दिया? अवशिष्ट सूची में डाल दिया। तो सबको साथ लेकर चलने की नीति होती है। और अधिकतर जो बड़ी संघीय व्यवस्थाएं होती है उसमें क्या होता है? साथ ही जो इकाइयों को बराबर अधिकार तो नहीं मिलते हैं। और भारतीय संघ के अंदर सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है। जैसे कि आपने बार बार ये पढ़ा होगा कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल अधिकार थे। जम्मू कश्मीर का जो संविधान था वो अलग था 370 अनुच्छेद के तहत, जबकि और राज्यों को नहीं था। इसके अलावा संविधान का 371 जो अनुच्छेद है उसके अंदर भी कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि असम है, नागालैंड है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश है। इन जो राज्यों को स्पेशल अधिकार दिए गए ताकि वो अपनी जो संस्कृति है उसको क्या कर सके? बचा सके। इन राज्यों को, मिजोरम है, उसको भी कुछ ऐतिहासिक परिस्थितियों के अंदर जो है कुछ स्पेशल प्रावधान किए गए थे अनुच्छेद 371 के तहत, जैसे कि हमने जम्मू कश्मीर में 370 के तहत किया था। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग अपनी संस्कृति को, अपनी सरकारी जो सेवाएं होती है उनको मानने के लिए जो है संरक्षण के लिए हमने किया है। इसके अलावा जो है देश के अंदर जो कुछ छोटे राज्य रह गए, कुछ छोटे क्षेत्र रह गए जो राज्य नहीं बन सकते। क्या नहीं बन सकते? राज्य नहीं बन सकते। राज्य नहीं बन सकते, उनको हमने किसके अधीन कर दिया? केंद्र के अधीन कर दिया। किसके अधीन कर दिया? केंद्र के अधीन। और उनको क्या बोला गया? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। अब आप सभी को पता है हमारे महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके अलावा हमारे पास दादर नगर हवेली है। और अब हमने जम्मू और कश्मीर को भी जो है केंद्र शासित क्या बना दिया है? प्रदेश बना दिया है। तो केंद्र और राज्य सरकार की जो सत्ता के बीच ये जो बंटवारा है हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं, क्योंकि अकेले संसद यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार है वो अकेले इसमें बदलाव नहीं कर सकती है। इसमें बदलाव करने के लिए हमें 50% से अधिक राज्यों की क्या चाहिए? सहमति चाहिए। संसद के दोनों सदनों से तो 2/3 बहुमत से पास होना ही होना चाहिए। फिर कम से कम जो आधे राज्यों की विधानसभाएं हैं वो भी इसके अंदर क्या करें? मंजूरी दे। तभी हम संविधान का जो मूल स्वरूप है उसके अंदर क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। अब हम ये देखेंगे जो संघीय व्यवस्था का जो कारगर कामकाज है उसके लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है। संवैधानिक प्रावधान क्या होता है? संविधान के अंदर जो शक्तियां होती है उनका पूर्णतः वर्णन किया जाता है ताकि तीनों स्तर के ऊपर किसी भी प्रकार का टकराव महसूस ना हो। अगर आप भारत का अगर विभाजन देखते हैं, यहां आप देखिएगा ये 1947 का भारत था। ये 1947 का क्या था? हमारे पास भारत था। और इस 1947 के भारत के अंदर आप ये देखेंगे पाकिस्तान हमसे यहाँ अलग हुआ और ये हमारे पास पश्चिमी पाकिस्तान था, ये अलग हुआ। उसके बाद में आप ये देखेंगे राजपूताना, आप ये देख रहे हैं, गुजरात को देख रहे हैं, हैदराबाद की रियासत को देख रहे हैं। ये बहुत सी रियासतें थी भारत के अंदर। यहाँ आप कश्मीर की रियासत को देख रहे हैं। तो ये संपूर्ण भारत था और सबसे बड़ी समस्या थी भारत के अंदर कि भारत का एकीकरण कैसे किया जाए।
अगर भारत को कैसे हम एक करें, भाषा के आधार पर करें, क्षेत्र के आधार पर करें, या धर्म के आधार पर करें, संस्कृति के आधार पर करें, तो भारत की आज़ादी के बाद भारत जो है बिखरा हुआ था। भारत के अंदर 562 तो रियासतें थी जिनको जो है भारतीय संघ में शामिल होने का अधिकार भी था और वो अपने आप को स्वतंत्र भी रख सकती थी। इससे भारत जो है बहुत ज़्यादा किस में बढ़ जाता, टुकड़ों में बढ़ जाता। तो भारत के अंदर जो रहने वाले जो लोग थे उन्होंने सोचा कि अगर हम भारत को एक बनाना चाहते हैं तो विविधता का हमें आदर करना पड़ेगा, और भारत के अंदर आने वाले जो लोग हैं जो संघ के साथ रहने की इच्छा जाहिर करते हैं उनके साथ हमें एक ऐसा साझा स्वरूप आदर्श में स्थापित करना होगा। तो आइए सबसे पहले हम गौर करते हैं। तो हमारे पास पहला जो स्वरूप था जो हमने इसके अंदर अपनाया वो क्या था, भाषाई स्वरूप था। भारत के अंदर जो है भारतीय नेताओं ने सोचा कि भारत के अंदर विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो क्यों न भारत के अंदर जो है एकीकरण जो है वो भाषा के आधार पर किया जाए। क्योंकि 1947 के अंदर जो लोकतंत्र की हमने यात्रा शुरू की थी वो इतनी आसान नहीं थी, और उस समय से लेकर के अगर आप आज के भारत के अंदर के जो मानचित्र को अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ बदलाव पाएंगे। क्यों पाएंगे? क्योंकि उसके अंदर आपको वो पुराने प्रांत दिखाई नहीं देंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश था वो मध्य प्रदेश बन गया, बंबई प्रांत था वो गुजरात और महाराष्ट्र नामक राज्य बन गया। तो बहुत से ऐसे क्षेत्र आपको दिखाई देंगे जो 1947 के अंदर तो अस्तित्व में थे, लेकिन 1947 के बाद आपको उनका अस्तित्व क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आपको बंबई के बारे में नहीं सुनने को मिलता कि बंबई प्रांत है क्या कोई। अब आपको किस प्रांत के बारे में जानने को नहीं मिलता है, मध्य प्रांत के बारे में जानने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये प्रांत अब बदल करके क्या हो गए, बंबई प्रांत तो किस में कन्वर्ट हो गया, महाराष्ट्र और गुजरात में। मध्य प्रांत था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा आप जो है 1990 के बाद बहुत से ऐसे राज्य भी देखेंगे जो पहले नहीं थे, जैसे कि झारखंड है, ये पहले नहीं था, उत्तराखंड है, ये पहले नहीं था, तेलंगाना ये पहले नहीं था। तो कुछ ऐसे भी हैं जो 1960, 1970, 1980 के बाद आपको क्या किए जाते हैं, दिखाई दिए जाते हैं। तो नए राज्य जब भारत के अंदर बनाए गए थे तो पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गई। तो ऐसा सुनिश्चित करने के लिए एक भाषा बोलने वाले राज्य एक जगह पे आ गए, दूसरी भाषा बोलने वाले दूसरे राज्य में चले गए। तो इसके बाद जो है भारत के अंदर राज्यों का गठन किसके आधार पर किया गया, भाषा के आधार पर ही नहीं है, उनकी संस्कृति भी देखी हमने, उनका भूगोल भी देखा, उनकी जातीयता भी देखा, और उन्हें आदर देने के लिए ऐसा किया गया। इनमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल है, क्योंकि उत्तराखंड और झारखंड को बाद में बनाया गया था और जातीय आधार भी देखा गया था उनका। तो जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो राष्ट्रीय नेताओं को डर था कहीं देश टूट ना जाए। केंद्र सरकार ने इसके चलते राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए कुछ समय के लिए टाल दिया, और हमारा अनुभव हमें बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज्यादा एकीकृत और क्या हुआ है, मजबूत हुआ है, और इससे प्रशासन को जो है पहले की अपेक्षा ज्यादा क्या मिली है, सुविधाएं मिली है। और भारत के अंदर ये प्रश्न बहुत बार आ जाता है कि भाषा के आधार पर जो है पुनर्गठन करने के लिए 1956 के अंदर भाषाई आधार पर राज्यों का क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया, राज्यों का पुनर्गठन। और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर जो है राज्य बनने वाला भारत का पहला राज्य था। भाषा के आधार पर जो पहला राज्य गठित किया गया 1956 के राज्य भाषा पुनर्गठन के द्वारा, तो उसके अंदर आंध्र प्रदेश को जो है पहला जो है राज्य घोषित किया गया। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास बात आ जाती है, अब ये समस्या तो हमने सुलझानी भाषा वाली, तो अब बात आ गई कि जो सरकारी कामकाज जो होते हैं, कौन से कामकाज होते हैं, सरकारी कामकाज, वो किस भाषा में किए जाए, ये सबसे बड़ी समस्या थी। क्यों? क्योंकि 40% यानी कि 40% जो लोग हैं भारत में वो हिंदी भाषा बोलते थे, बाकी के जो 60% जो लोग बच गए वो अन्य भाषाओं को बोलते थे, जिसमें अंग्रेजी है और उनकी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। तो अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि राष्ट्रभाषा किसको घोषित किया जाए। तो भारतीय नेताओं ने सोचा कि अगर हमने किसी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया तो दूसरी जो भाषा के जो लोग हैं वो हमसे खफा हो जाएंगे। तो भारतीय लोगों ने बीच का रास्ता निकाला और सरकारी जो कामकाज की भाषा है वो तो किसको बना दिया, हिंदी को, और इसके अलावा 21 जो है भाषाओं को, 21 भाषाओं को भारतीय संविधान में क्या दे दी गई, मान्यता दे दी गई। कितनी भाषाओं को मान्यता दे दी गई, 21 और भाषाओं को। तो आज भारतीय संविधान के अंदर कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, 22 भाषाओं को। हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को हमने अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया, और केंद्र सरकार के किसी भी पद का उम्मीदवार इसमें से किसी भी भाषा में क्या दे सकता है, परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उसने परीक्षा का विकल्प क्या किया हो, चुना हो। तो जबकि श्रीलंका के उल्ट हमारे देश के अंदर नेताओं ने हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ाने के मामले में क्या किया, सावधानी भरा कदम उठाया, क्योंकि वहां तो सिंहली भाषा को उन्होंने अप किया। सिंहली भाषा को जब अप किया गया तो वहां पर तमिल भाषा के लोगों ने विरोध किया और वहां पर गृह युद्ध छिड़ गया, और भारत ऐसा नहीं चाहता था। उन्होंने क्या किया, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी जो है
राजभाषा बनाए बनाए रखा। क्योंकि अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु के जो लोग हैं वो किस भाषा को मानते हैं? अंग्रेजी भाषा को मानते हैं। दक्षिण भारत के बहुत से राज्यों ने इस चीज का विरोध किया कि अकेली जो है हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा ना दिया जाए। तो फिर भारतीय जो सरकार थी, जो संविधान था, उसके अंदर अंग्रेजी भाषा को भी जो है कामकाज की क्या बनाया गया? भाषा बनाया गया। और बात तो ये हुई थी कि 1965 के बाद जो है अंग्रेजी का जो स्तर है राजभाषा से क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जो है गैर हिंदी जो क्षेत्र थे उन्होंने क्या किया? मांग रखा। 1965 के बाद जो है अंग्रेजी भाषा को क्या कर दिया जाना था? राजभाषा से हटा दिया जाना था। राजभाषा से क्या किया जाना था? हटाना था। लेकिन उसके बाद में जो गैर हिंदी जो क्षेत्र थे, गैर हिंदी जो राज्य थे, वो लामबद्ध हुए और उन्होंने कहा कि अंग्रेजी को जो है राजकीय काम की जो है भाषा अब आप बनाए रखेंगे। तो राजभाषा के रूप में हिंदी को भी भारत सरकार ने बढ़ावा दिया। पर बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं था कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर हिंदी को जबरदस्ती सौंप सकती है जहां पर कोई भी व्यक्ति जो हिंदी भाषा ना बोलता हो। तो भारतीय राजाओं ने इस मामले में जो राजनेता थे उन्होंने क्या किया? एक लचीला रूप अपनाया और इसी वजह से हम श्रीलंका की स्थिति में पहुंचने से क्या हो गए? बच गए। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है केंद्र और राज्यों के संबंध, और इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।